नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सितेंद्र मलिक पे, जहां पर क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, खासकर जलवायु विज्ञान के, जियोमॉर्फोलॉजी के यहाँ पर अपलोड हो रखे हैं। तो उसी सिलसिले में क्लाइमेटोलॉजी पे हमारी जो प्लेलिस्ट है, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो बहुत सारे मास्टर डिग्री और अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी आपकी BA, BSc, MA, MSc जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके बहुत सारा कंटेंट जो है वो कवर करती है। तो उसी सिलसिले में आज जो हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि टेम्परेचर होता क्या है। ये एक हीट का जो मेजरमेंट होता है वो हम टेम्परेचर को कहते हैं। और हीट के मेजरमेंट को लेकर स्पेशली अगर जो है वो बात करी जाए कि हीट का मेजरमेंट, हीट क्या होती है, तो हमने बात करी थी कि जो सन से हमें एनर्जी रिसीव होती है, थर्मल एनर्जी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस का एक मेजर होता है, उसको हम हीट कहते हैं। और उसी हीट का जो मेजरमेंट होता है वो हम डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री केल्विन में जो है वो टेम्परेचर के रूप में करते हैं। अब जो अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर है, उस वीडियो में भी हमने बात करी और सोलर रेडिएशन में भी बात करी कि जितनी मात्रा में एनर्जी हमें अर्थ के आउटर सरफेस पे, एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस पे रिसीव होती है सन से, उतनी एनर्जी हमें अर्थ सरफेस पे नहीं मिलती। और मिलने के बावजूद भी एक ही जो लैटिट्यूड होता है, उस लैटिट्यूड के भी अलग अलग हिस्सों में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो अलग अलग पाया जाता है। आप जो है वो देखेंगे कि एक लैटिट्यूड, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वहां पर अगर आप देखेंगे सहारा डेजर्ट के एरिया में, थार डेजर्ट के एरिया में, बंगाल के एरिया में, और उसी को अगर आप जो है वो अरब सागर पे और या फिर जो है वो अटलांटिक ओशियन में देखेंगे तो हर जगह उसका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि लैटिट्यूड पे तो भले एक समान मात्रा में हमें जो इंसोलेशन है वो रिसीव हो रहा है, उसका मतलब ये है कि रीजनल लेवल पे और या लोकल लेवल पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को, उस एनर्जी के रिसेप्शन को। ये फैक्टर जो है ऑब्वियसली प्रभावित करते हैं। और हल्का सा एक ओवरव्यू अगर टेम्परेचर का हम ले भी तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एयर मॉलिक्यूल्स की। और टेम्परेचर की जो मेजरमेंट होती है, ये ध्यान देने की चीज है, ये ग्राउंड से, अर्थ सरफेस से 1.5 मीटर या फिर लगभग 5 फीट की ऊंचाई पे जो हवा होती है, उस हवा का जो तापमान होता है वो उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो कंसीडर किया जाता है। और ग्लोबल जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये कंसीडर होता है। लेकिन यही मैं बात कर रहा था कि अगर हम दिन के एक समय की भी बात करें, सुबह की बात करें जब भी सूर्य निकलता है, दोपहर की बात करें सूरज निकला हुआ होता है, और सनसेट की बात करें तब भी सूरज होता है, लेकिन तीनों ही समय पर जो तापमान होता है एक जगह का वो अलग अलग पाया जाता है। डायनल वेरिएशन है इसके अंदर लोकेशनल वेरिएशन है। लोकेशनल वेरिएशन में अगर बात करें तो ट्रॉपिक्स के एरिया में और पोल के एरिया में यहाँ पर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है और इस एरिया में बहुत हॉट क्लाइमेट पाई जाती है। यानी यहाँ टेम्परेचर जो है वो अधिक है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है। तो क्या कारण है? कई सारे फैक्टर जो हैं वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर एक तो कंट्रोल होता है लैटिट्यूड से, एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है आल्टीट्यूड से, एक होता है लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से, ओशियनिक करंट से, प्रीवेलिंग विंड से, क्लाउडीनेस से। लैटिट्यूड अक्षांश जो स्थिति होती है, किसी भी स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, अगर वो लोअर लैटिट्यूड्स में है तो ट्रॉपिकल एरिया है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर वो मिडल लैटिट्यूड्स में है तो टेम्परेट रीजन है, मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है। और अगर वो हाई लैटिट्यूड्स के एरिया में है तो वहाँ पर जो है वो लो टेम्परेचर पाया जाता है, फ्रिजिड कंडीशंस वहाँ पर प्रिवेल करती हैं। अल्टीट्यूड की अगर बात करें, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज आता है। लैंड और वाटर की बात करें तो लैंड एरिया और वाटर एरिया दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। ओशियनिक करंट्स इसको प्रभावित करते हैं, प्रीवेलिंग विंड्स हैं, क्लाउडीनेस है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये सारा का सारा प्रभाव आता है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, अगर उस चीज को देखा जाए तो यहां पर इफ ए लैटिट्यूड इंक्रीजेस द एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिक्रीजेस,
यानी अगर लैटिट्यूड बढ़ता है, हम 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड पे जा रहे हैं तो तापमान कम होता चला जाता है। लैटिट्यूड का कंट्रोल ये हमें बताता है, ये रिलेशनशिप होता है इसमें, और ये रिलेशनशिप क्लियरली हमें जो बताता है वो यही बताता है कि अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और 90 डिग्री अगर लैटिट्यूड है तो टेम्परेचर जो है वो कम पाया जाता है। यानी यहाँ पर लो टेम्परेचर है, इस एरिया में हाई टेम्परेचर पाया जाता है। लैटिट्यूड का कंट्रोल यही बताता है कि जो जो लैटिट्यूड्स में चेंज आता है तो जो है वो टेम्परेचर में भी बदलाव आता है, और ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ये डायग्राम इस चीज़ को क्लियरली रिवील करता है। अगर ये एरिया आप देखें जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो रिसीव हो रही है, तो इस एरिया में टेम्परेचर का जो कंटेंट है, ये रेड कलर इसी चीज़ को शो करता है। यहाँ पर टेम्परेचर 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये मिडल लैटिट्यूड्स का एरिया है, जहाँ पर अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो वो लगभग 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और फिर अगर हम इस पोलर एरिया की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 10 से लेकर और माइनस में टेम्परेचर जो है इस एरिया में रिकॉर्ड होता है। तो लैटिट्यूडनल कंट्रोल जो है, ये डायग्राम भी क्लियरली बताता है कि ये जो लो लैटिट्यूड्स का एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर हाई है। ये जो मिडल लैटिट्यूड्स का एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है, और ये जो हाई लैटिट्यूड्स का एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर लो पाया जाता है। यानी जैसे जैसे अक्षांश में वृद्धि होती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती चली जाती है। फिर अगर हम बात करें ये कमी क्यों आती है, किस कारण से आती है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सन की पोजीशन माने और इसको हम अर्थ की पोजीशन माने, और हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री का कोण भी बनाती है, तो सन से आने वाली जो एनर्जी है वो इक्वेटोरियल एरिया पे सीधी पड़ती है। लेकिन यही एनर्जी जब पोलर एरिया में पहुंचती है तो उसकी जो लेंथ है, उसका जो एंगल है, वो एंगल लो हो जाता है। और लो एंगल और लंबी दूरी तय करने के कारण, इसके बारे में हमने जो है वो बात करी हुई है सोलर रेडिएशन में, जो लास्ट में हमने बात करी थी फैक्टर अफेक्टिंग सोलर रेडिएशन, जिसमें हमने बात करी थी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। वहाँ पर डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है, तो उसको आप जो है वो रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेनली लैटिट्यूड का कंट्रोल जो है वो उसका पीछे का बड़ा कारण है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो लोअर लैटिट्यूड्स में बिल्कुल सीधी गिरती हैं, और जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, जो पोलर एरिया है, वहाँ पर बहुत तिरछी हो जाती हैं, जिस कारण वहाँ का तापमान कम पाया जाता है। अगले कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ अल्टीट्यूड की, तो अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ जो संबंध है, अगर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। हम मैदानी भागों के लोग जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो आप टेम्परेचर में चेंज अनुभव करते हैं। देखिए लाहौल स्पीति की अगर बात करी जाए तो लाहौल स्पीति बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जो है वो एरिया पाया जाता है, लेकिन उसका लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो वो लैटिट्यूड जो लोअर जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो एरिया है वहीं से गुजरता है। लेकिन लाहौल स्पीति में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जबकि पंजाब और जो लोअर जम्मू का जो एरिया है वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो अल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जो तापमान है वो कम होता है। और इसका रिलेशनशिप भी, इन दोनों का रिलेशनशिप भी बिल्कुल जो है वो लैटिट्यूड के समान होता है। जब ऊंचाई कम होती है तो तापमान जो है वो अधिक पाया जाता है, और जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो तापमान जो है वो कम पाया जाता है। यानी जो सी लेवल का एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा होता है, और जो ऊंचे एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम पाया जाता है। उसके पीछे के कारण की भी देखिए, एक इस डायग्राम से भी अगर हम देखें तो सी लेवल पे अगर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और आप 4000 फुट की ऊंचाई पे चले जाते हैं तो ये तापमान गिर के 78 डिग्री रह जाता है। 8000 फीट पे अगर आप जाते हैं तो 66 डिग्री रह जाता है। 20,000 फुट की ऊंचाई पे आप चले जाते हैं तो ये तापमान जो है वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट में रिकॉर्ड होता है। यानी ज्यों ज्यों ऊंचाई में वृद्धि हो रही है त्यों त्यों तापमान में गिरावट दर्ज करी जा रही है। ऊंचाई में आप नीचे की तरफ आएंगे तो तापमान ऊपर की तरफ जाएगा, आप ऊपर जाएंगे तो तापमान नीचे की तरफ जो है वो आएगा। यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ पर 30 डिग्री जो है वो रह जाता है। कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट का नाम भी देते हैं।
यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती है उसी रेशो में ये टेम्परेचर में जो डिक्रीज है वो हमें देखने को मिलता है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी इसके बारे में जो है वो बात करी गई है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता चला जाता है। प्रेशर कम होने के कारण हवा जो है वो फैल जाती है, और जब हवा फैल जाती है तो उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है उसके तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाती है। और इस गिरावट की दर को हम नॉर्मल लैप्स रेट का नाम देते हैं, जो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर की दर से जो है इसमें गिरावट होती है। तो अगर आप मीन सी लेवल से शुरू करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद ये टेम्परेचर जो है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। और फिर अगर हम एक और कंट्रोल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की अगर बात करी जाए, तो जहाँ पर भी लैंड एरिया ज़्यादा होता है वहाँ तापमान अधिक होता है, और जिस एरिया में वाटर एरिया का डोमिनेंस होता है वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। बड़े कारण की और एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का जो एवरेज टेम्परेचर है उन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जिसका बड़ा कारण ये है कि सारा का सारा जो मैक्सिमम लैंड है वो लैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर सरफेस है उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो तापमान है वो तापमान कम पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। कैसे ये घटना घटित होती है, देखिए, एक मैं लैंड सरफेस ले रहा हूँ और एक मैं वाटर सरफेस ले रहा हूँ। लैंड सरफेस पे जब सन से इंसोलेशन रिसीव होता है तो इसके रिसेप्शन के बाद इसकी जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन लिमिट है वो 1 मीटर होती है। अब अगर ये एरिया जो है इसको कुछ इस तरीके से हम मान लें कि ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर जो है, इसको हम मान लें इसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर के हिसाब से हम लेकर चले इस पूरे के पूरे पार्सल की, तो आप देखेंगे कि ये 1 क्यूबिक मीटर एरिया होता है। लेकिन वाटर सरफेस का कंटेंट अगर लें तो वाटर सरफेस में जो पेनिट्रेशन होता है सन रेज का, वो पेनिट्रेशन लगभग 30 मीटर की गहराई तक होता है। तो इसमें अगर हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक क्यूब बनाएं, तो अब आप ये देखिए कि 1 क्यूबिक मीटर एरिया, जो 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो पानी का था, उसमें जो क्यूब की जो हाइट बनती है वो 30 मीटर बनती है, और यहाँ पर जो हाइट बनती है वो 1 मीटर बनती है। तो ऑब्वियसली ये जो एक सनरेज आई थी इसकी जो एनर्जी थी, मान लीजिए इसमें 10 जूल एनर्जी है, तो वो 10 जूल एनर्जी 1 स्क्वायर मीटर एरिया को अगर गर्म करेगी तो उसका तापमान, और दूसरी वही जो 10 जूल एनर्जी है वही 10 जूल एनर्जी 30 मीटर की गहराई तक 1 स्क्वायर मीटर एरिया को गर्म करेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक पाया जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत हो जाता है। यानी ये जो 10 जूल एनर्जी है, इसका एग्जाम्पल को आप ऐसे मान लीजिए कि वाटर के केस में जो है 30 क्यूबिक मीटर एरिया है, और लैंड के केस में जो है वो 1 क्यूबिक मीटर एरिया है, और यहाँ भी 10 जूल एनर्जी रिसीव हुई, यहाँ पर भी 10 जूल एनर्जी रिसीव हुई, तो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा जो है वो पाया जाएगा, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो लगभग लैंड की स्पेसिफिक हीट से 3 गुना ज़्यादा होती है। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि वाटर का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हो जाता है तो ये अपने आप को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है, और जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी लगभग 1 ग्राम पानी जो है वो 680 कैलोरी जो एनर्जी है उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इस कारण भी जो वाटर सरफेस है उनका टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ पाता है, जबकि लैंड सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिटी ए है और एक ये सिटी बी है। ए सिटी जो है वो लैंड सरफेस पे लोकेटेड है, और आप अलग अलग महीनों में देखेंगे कि एक समय इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, एक समय पे इसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो सिटी बी जो वाटर के आसपास जो है, जो वाटर बॉडी के आसपास है, उसका टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज कितना आया,
8 डिग्री सेल्सियस एक बार था और लगभग जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस एक बार। एक सिटी तो जो है वो -8 से लेकर और 24 डिग्री तक की रेंज में रहती है और दूसरी रहती है 8 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जो कि लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप है उसको रिवील करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये हमें क्लियरली बताता है कि वाटर जो है व्हाट इट डज, वाटर मॉडरेट्स द टेम्परेचर, कूलर द समर, वार्मर द विंटर। और इसी कारण जो भी शहर समुद्र के किनारे पर स्थित होते हैं उनके तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और पुणे का और मुंबई का एग्जाम्पल से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि पुणे इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरिया में है और मुंबई बिल्कुल जो है वो समुद्र के किनारे पर है। तो दोनों के तापमान में आप देखेंगे कि पुणे गर्मियों में गर्म बहुत हो जाता है लेकिन मुंबई के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता। आप जो है मुंबई का दिल्ली के साथ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली में अभी इन दिनों में जो है वो माइनस तक टेम्परेचर चला गया था और वही टेम्परेचर गर्मियों में जो है 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा, लेकिन मुंबई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमेशा बराबर जो है वो बना रहता है, जो कि लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लेटीट्यूड पे अगर एक एरिया लैंड का है एक वाटर का है तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। ओशियनिक करंट्स की देखिए अगर बात करें तो हमारा जो हीट बजट में भी हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस किया जाता है ओशियनिक करंट्स के द्वारा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के द्वारा जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं और वाटर सर्कुलेशन के द्वारा जो कि ओशियनिक करंट्स हैं। तो ये करते क्या हैं, इसमें होगा ये कि गर्म अक्षेत्र से जो पानी की धारा अगर ठंडे अक्षेत्र की तरफ जाएगी तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देती है और अगर ठंडे अक्षेत्र की जल की धारा गर्म अक्षेत्र की तरफ आएगी तो उसके तापमान को गिरा देगी। कुछ इस प्रकार से जो है ये घटना घटित होती है। अगर इसको हम जो है यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा है और यहाँ पर सेंट लॉरेंस जो पोर्ट है और उसके साथ ये इंग्लैंड में जो इसकी एक नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट पहुँचती है, अगर ये गल्फ स्ट्रीम इन दोनों एरिया में ना पहुंचती तो सर्दियों में ये दोनों की दोनों जो पोर्ट हैं वो डिफंक्शंस हो जाती, यहाँ पर जो है ये जम जाती। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की प्रेजेंस के कारण ये सारा साल जो पोर्ट है ये खुली रहती है और इसी की प्रेजेंस के कारण जो है, क्योंकि ये बहुत हाई लैटिट्यूड्स का एरिया है, यहाँ तापमान बहुत गिरता है और ऊपर से ब्लीजर्ड्स जो हैं वो इस एरिया के तापमान को और गिरा देती हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की जो प्रेजेंस है वो डोगर बैंक की अगर बात करें या ग्रैंड बैंक की बात करें तो दोनों को जो है वो सारा का सारा साल जो है ये फंक्शनल रखती है। दूसरी तरफ जो ऊपर से लेब्राडोर की जो धारा आती है, ये लेब्राडोर की धारा इस एरिया में जब आती है तो इस एरिया में देखिए लेब्राडोर की ठंडी जल की धारा आई, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा आई और यहाँ पर जो है जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री है जहाँ पर डोगर बैंक की जो डेवलपमेंट होती है उस जगह को जो है ये मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त बना देती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, गर्म और ठंडा जल दोनों मिलते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर डेवलप हो जाता है जहाँ पे फिशरीज की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ अगर ये देखें तो ये ब्राज़ील की जो गर्म जल की धारा है ये इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ाएगी और ये फॉकलैंड की जो ठंडे जल की धारा है वो इस एरिया के टेम्परेचर को गिरा देती है। और फिर अगर हम जो है एक और डायग्राम में इसी चीज़ को जो है वो समझें और देखें तो ये डायग्राम गल्फ स्ट्रीम का जो है वो एक डायग्राम है, उसको दिखा रहा है। तो इसमें देखिए ये गल्फ स्ट्रीम को जब आप देखेंगे तो ये जितना भी लाल रंग में है ये सारा का सारा गर्म जल है और इनके बीच के जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, देखिए इस एरिया का टेम्परेचर देखिए ब्लू कलर में है जो लगभग जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ये रेड में है जो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब इस एरिया का जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो 10 से 12 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जिन समुद्री तटों के पास से गर्म जल की धाराएं गुजरती हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। वार्म करंट्स वार्मर क्लाइमेट, कोल्ड करंट कूलर क्लाइमेट, और जिन क्षेत्रों के पास से ठंडे जल की धाराएं गुजरती हैं वहाँ का तापमान जो है वो कम पाया जाता है। प्रीवेलिंग विंड्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की हमने बात करी थी। अर्थ को अगर हम लेकर चलें और ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
तो इस एरिया में जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली, जिनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, प्रवाहित होती हैं। और फिर अगर मिडल लैटिट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्ली और फिर पोलर एरिया से जो है वो ईस्टर्ली दोबारा से जो है वो प्रवाहित होती हैं। तो अब ये जो पवनें हैं ये इस एरिया में से निकलती हैं, ठंडी पवनें हैं, जिस एरिया के ऊपर से गुजरेंगी उसके तापमान को गिरा देंगी। एयर मासेस का जो लेक्चर है उस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन जो है वो किया गया है काफ़ी डिटेल से। तो ये जैसे ब्लिजर्ड की अगर बात करें तो ब्लिजर्ड कनाडा के एरिया में जब प्रवेश करती हैं तो जो ग्रेट लेक रीजन है वहाँ तक स्नोफॉल जो है इन पवनों की वजह से होता है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से सहारा डेजर्ट के एरिया में डेवलप होने वाली गर्म पवनों की बात करें तो ये पवनें जो है वो जब पहुँचती हैं एल्प्स पर्वत के आसपास तो वहाँ के तापमान को ये बढ़ा देती हैं। तो गर्म पवनें जो है जिस एरिया में जाएंगी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठंडी पवनें जिस एरिया में आएंगी उसका तापमान जो है वो गिरता चला जाता है। और प्रीवेलिंग विंड्स भी जो है एक तरीके से कंट्रोल करती हैं टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज को। क्लाउडीनेस की अगर बात करें तो क्लाउडीनेस देखिए, बादलों का छाया रहना बहुत हद तक प्रभावित करता है उस क्षेत्र के तापमान को। एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस जरूर करना चाहूँगा। इक्वेटोरियल एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान है, इसमें रिकॉर्ड होता है, जबकि सूर्य की किरणें सारा साल तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्यों यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं डेवलप हो पाता? उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करंट डेवलप होते हैं उन कन्वेक्शनल करंट्स के कारण कंडेंसेशन होता है और लगभग सारा साल ये एरिया जो है वो बादलों से ढका रहता है। और जब बादलों से ये एरिया ढका रहेगा तो बादल जो है वो 20% एनर्जी जो इंसोलेशन रिसीव होता है उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं और इसलिए इस एरिया में एनर्जी कम रिसीव होगी। जबकि ये जो ट्रॉपिक्स का एरिया है यहाँ सारा साल आसमान साफ रहता है और उसके कारण इस एरिया में जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिसीव होती है और यहाँ का तापमान भी अधिक पाया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में बादल छाए रहते हैं वहाँ तापमान कम होता है और जहाँ बादल नहीं छाए रहते, आसमान साफ रहता है, वहाँ का तापमान अधिक जो है वो पाया जाता है। और इस सीजन में भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 3-4 दिन के लिए अब बादल यहाँ पर छा जाए, जनवरी के महीने में हम हैं, अगर 3-4 दिन लगातार बादल छाए रहे तो आप महसूस करेंगे कि जो तापमान है उस तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज होने लगी है, ठंडी बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर 5-6 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ रहे, धूप निकलती रहे, तो आप कहेंगे कि सर्दियाँ तो चली गई हैं। तो क्लाउडीनेस का एक बेहतर एग्जाम्पल जो है ये भी हो सकता है। और फिर अगर मैं बात करूं एक और फैक्टर की जो है माउंटेन बैरियर, तो माउंटेन भी जो है बहुत बार टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं उसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हिमालय माउंटेन के रूप में, यूरोप में एल्प्स माउंटेन के रूप में हम देख सकते हैं, रॉकी माउंटेन के रूप में जो है अमेरिका में इसको मैं समझा सकता हूँ। कैसे? जो साइबेरिया के एरिया में कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस हैं, जो बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, वो ठंडी हवाएं जब विंटर सीजन में नीचे की तरफ चलना शुरू करती हैं, मंगोलिया और चाइना के एरिया में बहुत ठंड हो जाती है, तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वो एक बैरियर का काम करता है और इन पवनों को यहीं पर रोक लेता है और इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो नहीं जा पाता है। दूसरी तरफ एल्प्स पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस और या मैरीटाइम पोलर एयर मासेस जो चलती हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो इस एरिया में नहीं पहुंच पाती और तापमान यहाँ पर नहीं गिरता। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो रॉकी जो माउंटेन है जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड है, कनाडा के यहाँ इस एरिया से चलने वाली ये ठंडी पवनें बहुत नीचे तक जाती हैं और जो अमेरिका है, अमेरिका के मध्य भाग तक तापमान को बहुत नीचे गिरा देती हैं। तो माउंटेन जो है वो एक बैरियर का काम भी करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। और दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ पर समर सीजन में लू चलती है तो वो लू इस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाती और यहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। तो माउंटेन जो है एक एज ए बैरियर जो है वो टेम्परेचर का एक कंट्रोल भी होता है और ये प्रभावित करता है बहुत सारी चीज़ों को। और
जैसे एक तरफ अगर इसकी बात भी करी जाए तो जैसे हम चिनूक की बात करें या फोहेन पवनों की बात करें तो एक तरफ से जो है वो आने वाली पवनें समुद्र का ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के साथ साथ ऊपर उठती हैं, एक्सपेंड होती हैं, ठंडी होती हैं, बादल का निर्माण करती हैं, बरसात कर देती हैं और यही पवनें जब पर्वतों के दूसरे सिरे से नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरते हुए गर्म हो जाती हैं। और फोहेन की बात करें या चिनूक की बात करें हम अमेरिका में, फोहेन की बात करें एल्प्स पर्वत में, इटली की जो उत्तरी ढाल है तो वहाँ पर ये बर्फ़ को, जो इनको स्नो ईटर भी इसीलिए कहा जाता है, तो माउंटेन्स जो हैं वो एक बैरियर के रूप में, एक टेम्परेचर कंट्रोल के रूप में भी जो है वो काम करते हैं। और फिर अगर बात करी जाए नेचर ऑफ सरफेस की, तो जो सरफेस का नेचर है वो स्मूथ है, वो रफ है, किस टाइप का है ये भी प्रभावित करता है। एक एरिया में जो टेम्परेचर होता है उसको, जब बर्फ़ के एरिया की देखिए अगर मैं बात करूं, बहुत स्मूथ सरफेस होता है, ऑलमोस्ट स्पेकुलर सरफेस होता है और वहाँ से 4% के करीब जो है वो एल्बिडो भी डेवलप होता है। तो वहाँ पर स्मूथ सरफेस होने के कारण जो रिफ्लेक्शन है एनर्जी का वो ज़्यादा होता है। नहीं तो सूरज के निकलने के साथ और तापमान के बढ़ने के साथ वहाँ पर बर्फ़ पिघल जानी चाहिए, लेकिन वो बर्फ़ उतना तेज़ी से नहीं पिघलती क्योंकि उसके सरफेस से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सैंड एरिया की या फिर डेजर्ट के एरिया की, जहां पर बहुत रफ सरफेस है, तो उस सरफेस पे जो किरणें पड़ती हैं वो किरणें वहां पर डिफ्यूज हो जाती हैं और डिफ्यूजन के कारण सारी एनर्जी वहीं पे कंज्यूम होती है। और यही कारण है कि सतह पे भी, जो लैंड सरफेस है उसमें भी, जो डेजर्टिक एरियाज हैं, जो सैंडी एरियाज हैं, उनका तापमान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है उतना कम तापमान वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होता है उस सरफेस का टेम्परेचर उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। एक कुछ जो है वो लगभग 1-2 फुट का एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए और कुछ जो है वो मिट्टी आप ले लीजिए और दोनों चीज़ों को आप धूप में रख दीजिए। 2-3-4 घंटे के बाद दोनों के टेम्परेचर को आप हाथ से छू कर देख सकते हैं। रेत का तापमान जो है वो प्लास्टिक के टेम्परेचर से का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लास्टिक का सरफेस स्मूथ है और सैंड का जो सरफेस है वो रफ है। तो ये नेचर ऑफ सरफेस भी जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक जरिया है, एक माध्यम होता है। और रिलीफ भी जो है वो बहुत बार प्रभावित करता है। कैसे करता है? पहाड़ी एरिया में देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम जो है वो कल्पना करें पहाड़ों की, और यहाँ पर सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें जो है ये सन फेसिंग साइड है यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ जो वैली का जो एरिया है यहाँ पर जो है वो शैडो रहती है, छाया रहती है। और इस एरिया में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो कम पाया जाता है। तो रिलीफ भी जो है वो टेम्परेचर को प्रभावित करता है, उस टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। So this is all about the factor that are affecting the temperature of any area। और इन फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चाहे एयर प्रेशर की बात करें, प्रिसिपिटेशन की बात करें, इवेपोरेशन की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, क्लाउड कवर की बात करें, या फिर हम जो है वो बात करें विंड्स की, तो जितने भी हमारे क्लाइमेट या जो हमारा वेदर है उसके जो 7 एलिमेंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो एलिमेंट है वो है टेम्परेचर, और बाकी एलिमेंट उससे प्रभावित होते हैं। तो टेम्परेचर को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द टेम्परेचर, द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर इन दिस लेक्चर, एंड सी यू सून with in a new lecture on climatology। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करते रहिएगा चैनल को।